नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त के व्यास स्ट्रॉन्ग यूथ स्ट्रॉन्ग इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने समय के अनुसार जो बहुत आवश्यक चीज़ें थी, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस पर चर्चा की। अब हमारा विषय कुछ परिवर्तित होगा। आज हम पर्यावरण के ऊपर बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल ही विश्व पर्यावरण दिवस सभी ने मनाया। आप सबको पर्यावरण दिवस की बधाई। पर्यावरण के बारे में बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि हमारा पूरा वातावरण, हमारा पूरा प्रकृति जो है वो पर्यावरण है, जिसमें हवा, पानी, प्रकाश, धरती, पेड़ पौधे, वृक्ष, पर्वत, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और वन्य प्राणी भी इसी में शामिल हैं, पेड़ पौधे भी शामिल हैं। तो ये पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना है। और इस पर्यावरण में जो शुद्धता आती है उसका भी हमने एक उदाहरण देखा। लॉकडाउन के दौरान पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। नदियों का जल, तालाबों का, झीलों का पानी, हवा, 200 किलोमीटर दूर से हिमालय की पर्वत चोटियाँ भी दिखाई देने लगी थी। इतना शुद्ध वातावरण शायद बहुत सालों पहले कभी हुआ होगा, क्योंकि इतना लंबा लॉकडाउन का मौका हवाई इसमें तो नहीं आया है देखने में। तो ये पहला मौका है जब हम इतना लंबा लॉकडाउन देखा, उसमें इस पर्यावरण में जो सुधार हुआ वो देखा। हमारा पृथ्वी को बचाने वाली जो ओजोन लेयर है, उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के या दूसरी गैसों के निकलने से जो छेद हो गया था, जिसकी वजह से हमारे प्राणियों के, पृथ्वी के प्राणियों के कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होने का डर पैदा हो गया था। कई तरह के नुकसान होने की स्थिति बन गई थी। बड़ी खुशी की बात है कि इस दौरान उसके लिए, जिसके लिए वैज्ञानिक प्रयास करत हैं, अपने आप ही इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सुधार हो गया। छेद काफ़ी रिपेयरिंग हो चुका है। कॉस्मिक रेस जो कई नुकसानदायक भी होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेस हुई, एक्स रेज हुई, ये सब इस दुनिया में, संसार में मौजूद हैं और कहीं न कहीं से उत्सर्जित हो रही हैं। और इन्हें रोकने का कारण अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, इंफ्रारेड किरणें हैं। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। तो ये जो ओजोन लेयर है वो इसको रोकने का काम करती है और हमें सुरक्षित रखती है। खैर, ये तो हमारा इस पर्यावरण में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में हुआ। अब हम लोग किस तरह से इस पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि इस 2 महीने में, 3 महीने में वाहनों का आवागमन बंद रहा। प्राइवेट गाड़ियां भी नहीं चली, मोटरसाइकिल नहीं चली, बसें नहीं चली, ट्रेन नहीं चली, कारखाने नहीं चले, और इस वजह से वातावरण एकदम शुद्ध हो गया। लेकिन ये हमेशा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमेशा लॉकडाउन नहीं रहेगा। इसलिए हमें धीरे धीरे ये कोशिश करना है कि हम अपने पर्यावरण को वैसे ही कर सकें। वैसा तो नहीं कर पाएंगे जैसा इस समय है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक हों, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। हम वाहनों का उपयोग कम करें। कारखानों का उपयोग कम करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके बिना प्रगति नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, वाहनों का जो थोड़ा बहुत हम प्रयोग करते हैं, जो थोड़ी सी दूर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए भी जाना है, तो हमने अपने वाहन से जाते हैं। उसके बजाय यदि हम साइकिल से जाएं या पैदल जाएं तो हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हम पैदल चलेंगे तो हमारी एक्सरसाइज होगी, हमारे शरीर को फ़ायदा होगा। अगर हम बार बार वाहन स्टार्ट करके छोटी थोड़ी दूरी के लिए, थोड़े थोड़े काम के लिए जाते रहेंगे, तो जो फ्यूल हमारा खर्च होगा वो भी बचेगा, तो हमारी जेब पे भी उसका असर दिखाई देगा। तो ये इस तरह से हम थोड़ा सा पैदल चल के, थोड़ा सा साइकिल से जाकर, जहाँ ज़्यादा लंबी दूरी है वहाँ तो बड़े वाहनों से या वाहन से जाना ज़रूरी है। उसके बाद भी यदि हम हर वाहन को, अपने अपने वाहन का उपयोग करने के बजाय यदि कॉमन वाहन का उपयोग करें, कॉमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, तो उससे बहुत ही फ़ायदा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत से लोग उपयोग नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं, उनके और कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने वाहन को शेयर करके चला सकते हैं। एक मोहल्ले के अगर 2-3 लोग अगर एक तरफ जा रहे हैं तो रूटीन में अपना रूट बना लें, और उसके रूट के 2 या 3 जो सवारी की कैपेसिटी है, 2-3 लोगों को आप साथ में जाएं और साथ में आएँ। यदि आप ऑफिस में काम करते हैं तो
निश्चित रूप से सभी के ऊपर उसका फ़ायदा होगा। अब रहा पर्यावरण को बचाने की अन्य विधियाँ, तो अभी जो ई-व्हीकल चालू हुए हैं, जो बिजली बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ प्रचलन में आई हैं, ये निश्चित रूप से पॉल्यूशन को कम करेंगी, एयर पॉल्यूशन को कम करेंगी, साउंड पॉल्यूशन को कम करेंगी, क्योंकि ये आवाज़ भी नहीं करती हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है, किफ़ायती भी है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। लेकिन मुझे एक चिंता ये है कि आज से 15 साल 10 साल जितनी इसकी बैटरी की लाइफ होती है, उसके बाद ये सब बैटरियाँ निकलेंगी और एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसमें रबर होगा, केमिकल्स होंगे, शीशा होगा, गैसेस होंगी और भी कई तरह के पदार्थ जो वेस्टेज के रूप में निकलेंगे। वो सारा एक बड़ा पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला साधन बनेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वैज्ञानिक, हमारे युवा इस ओर कुछ प्रयास करें कि ऐसी बैटरियाँ बने जो दोबारा उपयोग की जा सकें, थोड़ा सा रिपेयरिंग करके, थोड़ा सा उसमें मैनेजमेंट करके। जैसे भी आप अपने शौर्य का, अपने कौशल का प्रदर्शन करके बनाएं, इस तरह की बैटरी बनाएं कि जो बैटरियां कभी ख़राब ना हो, सिर्फ उसमें थोड़ा सा रिन्यूअल के लिए कुछ डाल दिया जाए या कुछ बदल दिया जाए, तो बहुत सारा कचरा और उसका प्रदूषण कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये अभी आज की परिस्थिति में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और रही बात वृक्षारोपण की, तो वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति एक वृक्ष लगाए और कुछ पौधे लगाएं। वृक्ष इसलिए कि वृक्ष से बहुत सारे फ़ायदे हैं। वृक्ष बहुत बड़ा होता है, उसकी ऑक्सीजन देने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, आपको छाँव भी देता है, और फलदार वृक्ष है तो फल भी देता है। तो ये जो फ़ायदे हम अभी इससे वंचित होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारे वन सिमटते जा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन फैलती जा रही है। अब लेटरली हमको फैलने की जगह भी कम होती जा रही है, इसलिए अब हमने वर्टिकल मल्टी स्टोरीज बनाना शुरू कर दी है और अब आकाश की ओर फैलना शुरू कर दिया है। ऐसे ही वन सिकुड़ते जा रहे हैं, तो अब हमें वनों को भी वर्टिकली डेवलप करना होगा। हमें जिस तरह से मल्टियाँ बन रही है उसी प्रकार से जंगल भी बनाने होंगे, तो उसके लिए हम आगे से चर्चा करेंगे। लेकिन एक वृक्ष तो आप हर व्यक्ति लगाए और हर साल लगाए, और अपने हर जन्मदिन पे अगर लगाए, खुली जगह में लगाए, बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास खुद के पास जगह है तो ज़रूर वृक्ष लगाएं, जितनी जगह हो उतना वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष से तो कभी किसी का नुकसान हुआ ही नहीं है, वृक्ष से हमेशा फ़ायदा ही मिला है। नहीं तो आपके आगे आने वाली पीढ़ी को उसका फ़ायदा मिलेगा। यदि कुछ ऐसे वृक्ष लगाते हैं जो आपके जीवन काल में फल नहीं देंगे, तो आपके आगे आने वालों को फल देंगे। लेकिन आजकल की स्थिति में तो ऐसे पौधे डेवलप कर दिए हैं वैज्ञानिकों ने, जो 2-3 साल में ही अच्छे फल देने लगेंगे। छोटी वैरायटीज़ हैं, डॉट वैरायटीज़ हैं, सारे फलों के पौधे जो हैं वो छोटी साइज़ के मिलने लगे हैं, जल्दी फल देने वाले मिलने लगे हैं। तो उनको लगाइए, उनका आनंद लीजिए और अपने पर्यावरण को भी बचाने का प्रयास कीजिए। मैं वृक्षारोपण के बारे में अब चर्चा कर रहा हूँ, तो वृक्षारोपण के लिए जैसे कृषक हैं जिनके पास बहुत ज़मीनें हैं, देहात में काफ़ी खुला है, अभी वहाँ मल्टी स्टोरी का चलन तो है नहीं, लेकिन सबके पास मकान है, सबके पास ज़मीन है, उस ज़मीन का उपयोग करके वो अपने खेतों की मेड़ों पर अगर पौधे लगाएं, ऐसे पौधे लगाएं जो, जैसे यूकेलिप्टस पहले बहुत लगा, जिसका नुकसान बाद में मालूम पड़ा तो सबने काट दिए। लेकिन ऐसे पौधों के अलावा बहुत से ऐसे पौधे हैं जो लंबाई में जाते हैं और फल भी देते हैं, छाँव भी देते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। पूरब से पश्चिम की दिशा में उनकी अपनी जो मेड़ है उस पर लगाएं, क्योंकि हर खेत की 4 दिशाएं तो होती ही हैं, तो कम से कम उन दिशाओं में जिसमें आपकी मेड़ पूरब से पश्चिम जा रही है, फलदार वृक्षों को लगातार कतार में लगाएं, ताकि आपको उनके बड़े होने पर फलों का भी उपयोग मिले, एक आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए और पर्यावरण को भी फ़ायदा हो। और आपकी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उन पेड़ों को हटा के कोई आपका खेत पे कब्जा नहीं कर सकता जब तक वो उन्हें काट नहीं देगा। खुले खेतों में, खेत में देखा हूँ, बहुत, मैं पुलिस में रहा हूँ, इस तरह के बहुत किस्से आते हैं कि आदमी 1-1 फीट 6-6 इंच आगे बढ़ाता है और दूसरे के खेतों में घुस जाता है,
कई फीटों तक, कई एकड़ तक घुसता हुआ देखा है, तो बाद में मालूम पड़ता है कि तो हमारी ज़मीन पे इसने कब्जा कर लिया है। तो वो चीज़ों से भी आप बचेंगे, इस तरह के डिस्प्यूट्स आपके नहीं होंगे और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। कस्बों में छोटे छोटे मकान हैं, छोटी छोटी ज़मीनें भी हैं उनके पास, लेकिन आजकल ये देखने का में आ रहा है कि छोटे मकानों में भी जो प्लॉट है उसको पूरा कवर कर दिया जाता है, उसमें पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है और थोड़ी सी भी जगह बगीचे या खुली भूमि नज़र नहीं आती है, पूरा का पूरा प्लास्टर कर दिया जाता है या फर्श लगा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि गंदगी और कीचड़ ना हो। लेकिन भाई साहब, ये गंदगी नहीं है, ये मिट्टी है, ये भूमि है, इसका तत्व का होना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। तो भूमि तत्व को आप अपने शरीर में से कम मत करिए, थोड़ा सा हिस्सा खुला रखिए, उसमें घास लगाइए, लॉन लगाइए, पौधे लगाइए, सब्जियों के पौधे लगाइए, किचन गार्डन जिस टाइप के आप पौधे लगा सकते हैं। तो ये कस्बों में बड़ा आसानी से हो सकता है ये काम। वृक्ष लगाएं और बेलें लगाएं, बहुत सुंदर सुंदर बेलें उपलब्ध हैं। तो ये कस्बों के लिए तो फिर भी आसान है, वहाँ पे तो फिर भी वाटर रिचार्जिंग सिस्टम, सोक पिट्स भी बने हैं। तो ये कस्बों में तो बड़ा आसानी से होगा, लेकिन जो बड़े शहर हैं, थोड़े शहर हैं जहाँ पे ज़मीनें छोटी होती जा रही हैं, प्लाट भी छोटे होते जा रहे हैं आम आदमी के लिए। तो अब पहले यहाँ 30, 50, 60, 40 के प्लाट्स हुआ करते थे, अब वो 20, 40, 20, 50, 15, 50, 15, 40 इस तरह के साइज़ में आ गए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नौजवान हैं, आप कमाने लगे हैं और आप अपना मकान बनाएंगे, क्योंकि हर आदमी की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी कपड़ा तो आप ले लेते हैं, लेकिन मकान में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन आजकल वो भी आसान हो गया है, सारी बैंक्स लोन दे रही हैं, शासन भी मदद कर रही है। तो अपना मकान बनाएं तो उसमें कुछ व्यवस्था ऐसी ज़रूर रखें जिसमें आप खुली ज़मीन रखें, ताकि वर्षा का जल या और भी जल, वो पानी ज़मीन के अंदर जाकर पृथ्वी को बंजर होने से बचाएगा। इसलिए थोड़ी सी ज़मीन खुली रखें। अगर आपके पास छत पक्की है तो आप वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाएं। वाटर रिचार्जिंग सिस्टम से आपकी छत का पानी सीधा ज़मीन में जाएगा और ज़मीन की उर्वरकता और उसकी नमी बनी रहेगी, बंजर होने से ज़मीन बच जाएगी। तो इस तरह से देहातों में ये हो सकता है, कस्बों में भी हो सकता है। दिक्कत है बड़े शहरों में, जैसे मल्टी स्टोरीज़ जहाँ बन रही हैं, जहाँ पे ज़मीन कम है, ज़मीन पर फैलने के बजाय आपको आसमान में फैलना पड़ रहा है। वहाँ के लिए भी ये है कि मल्टी स्टोरी जब बन रही हैं उसमें कैसे प्लांटेशन किया जाए, इसके बारे में भी काफ़ी विदेशों में तो काफ़ी प्रयोग हुए हैं। आपने देखे होंगे कई बार यूट्यूब वगैरह पे फोटोग्राफ्स आए हैं। हर फ्लैट के सामने उन्होंने हर फ्लैट के साथ एक छोटा सा प्लांटेशन एरिया रखा है, ताकि उस फ्लैट वाले को उसका फ़ायदा मिल सके। और हम भी चाहेंगे कि हमारे जो नए बिल्डर्स हैं, जो मल्टियाँ बन रही हैं, अब बॉम्बे में तो गैलरियाँ तक नहीं बची हैं, उनको गैलरियाँ देना भी बंद कर दिया, ताकि आप गैलरीज़ में कुछ मैंने बॉम्बे देखा है, बाकी जगह भी यही स्थिति होगी, तो वहाँ तो गैलरीज़ भी नहीं है। तो जो भी कुछ आपको पौधे लगाना है घर के अंदर लगाना है, आपके जहाँ खिड़कियाँ उसके आसपास अंदर लगाना है। हालांकि वहाँ हवा, पानी और धूप तो आपको पर्याप्त मिलेगा, लेकिन आपके बड़े वृक्ष आप लगाने में वहाँ पर दिक्कत है। तो जो मल्टियाँ बन रही हैं, मल्टी जो बना रहे हैं, वो बिल्डर्स को चाहिए कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाएं कि हर फ्लोर पे कम से कम एक फॉरेस्ट एरिया हो, जिसमें वो कई पेड़ पौधे ऐसे लगाएं जो कि शुद्ध करें वातावरण को और ज़्यादा लोड ना दें। और हालांकि आजकल बिल्डिंग्स जो इंजीनियरिंग है इतनी वो हो गई है कि आप हर फ्लोर पे छोटा मोटा फॉरेस्ट बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो कम से कम हर फ्लैट के साथ इतनी जगह दे सकते हैं जिसमें से प्लांटेशन हो, एक छोटा मोटा वृक्ष हो, जो ज़्यादा बड़े ना होते हैं। आजकल सब तरीके वैरायटी के पौधे उपलब्ध हैं, तो मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स अगर मिला तो बताऊंगा। बहुत ही शानदार और उसका मल्टी स्टोरी है, जिसमें हर फ्लोर के साथ, हर फ्लैट के साथ पेड़ पौधे लगे हैं, जो कि एक छोटे मोटे जंगल जैसा, प्राकृतिक वातावरण जैसा ही नज़र आता है। उसका फ़ायदा वो जानते होंगे वहाँ जो रह रहे होंगे, और प्रकृति को भी उसका फ़ायदा मिल रहा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि मल्टी स्टोरी वाले भी इस तरह के कुछ प्रयास करें। हालांकि मल्टी स्टोरी वाले छोटा सा गार्डन ज़रूर देते हैं, प्ले एरिया भी देते हैं आजकल,
वहाँ पर जो है हर जगह ये सिस्टम हो गया है कि एक छोटा सा प्ले एरिया देंगे, जिम्नेशियम देंगे, क्लब हाउस देंगे, स्विमिंग पूल भी देते हैं और गार्डन भी देते हैं। लेकिन वो गार्डन मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त नहीं है कि वो, अगर 20 मंजिला मकान है और हर 2 या 3 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक पर 4-4 फ्लैट हैं, इतने सारे लोगों के लिए वो पर्याप्त वातावरण सुधार सके। तो मेरा ये निवेदन है उन बिल्डर से, उन ठेकेदारों से कि जो मल्टी बना रहे हैं इस तरह की कुछ व्यवस्था करें ताकि हर फ्लोर पे प्लांटेशन हो, अच्छा प्लांटेशन हो, कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगें जो वातावरण को शुद्ध कर सकें और हर फ्लैट के साथ एक छोटी सी जगह ऐसी हो, भले ही आप गैलरी में ना दें लेकिन अलग से एक प्रोजेक्ट करके उसमें लगा दें, पौधे लगा दें और उसमें जाने की व्यवस्था रखें ताकि उसका देखभाल भी हो सके और ज़रूरत पड़े तो उसको वहाँ से हटाने की और कहीं और लगाने की, जो ज़्यादा बढ़ जाए तो लगाने की व्यवस्था हो सके। तो इस तरह के प्लान अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को बहुत फ़ायदा होगा। वाटर रिचार्जिंग सिस्टम सभी दूर आवश्यक है, लेकिन छोटे कस्बों में ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब चूँकि बड़े फ्लैट्स में 20 मंजिला मकान है और उसकी छत एक ही है 4 फ्लैट के हिसाब से, तो उसका जो पानी पर्याप्त इतना नहीं होगा जो उसको रिचार्ज, फिर भी रिचार्जिंग जो करेगा वो काम ही आएगा। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं आज के पर्यावरण को सुधारने के लिए वो ये हैं। अब मैं उन लोगों के बारे में चर्चा करूंगा जो अपना स्वयं का मकान बना रहे हैं। तो भले छोटा सा मकान बना रहे हैं लेकिन इतनी जगह उसमें अगर आप नीचे नहीं रख सकते हैं, तो बहुत छोटा प्लाट है, तो आप अपनी ऊपर छत पर अपने ठेकेदार से बोलकर एक हिस्सा वाटर प्रूफिंग करा लें, क्यारी बनवा लें जिसमें से पानी का सीपेज ना हो पाए, पानी लीक ना करे, और उस पर आप मिट्टी और खाद का मिक्सचर डलवा के उसको भर दें। 1.5 फीट 1.5 फीट में यदि आप कर लेंगे तो आपका पर्याप्त होगा। और उसमें आप हल्का वाला मटेरियल, मिट्टी जैसे कोकोपीट है, दूसरी खादें हैं, पत्ती की खाद हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आजकल नर्सरी वाले गमलों के वज़न को हल्का करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और पानी को पकड़ने की व्यवस्था करने वाले कुछ पदार्थ डाले जा रहे हैं, इसमें थर्मोकोल वगैरह भी मिला रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें डालकर आप एक हल्का मटेरियल बनाकर उस पर आप एक छोटा सा लॉन ज़रूर बनाएं, क्यारी बनाएं, कुछ पौधे लगाएं। अगर आपके पास थोड़ी जगह ज़्यादा है तो उसके आप ऊपर एक लैंडस्केपिंग की बना सकते हैं, जिसपे छोटा सा वाटर बॉडी बनाएं, जिसमें कि मैंने पहले भी बताया आप कुछ प्लांट्स लगाएं, एक्वेटिक प्लांट्स लगाएं, मनी प्लांट्स या पानी में पनपने वाले प्लांट्स उसके आसपास लगाएं। उसके अंदर कुछ मछलियों का भी समावेश किया जा सकता है वाटर बॉडी में। कुछ गप्पियाँ डाल दें जिससे कि आपको मच्छरों से भी बचाव होगा, क्योंकि पानी के ऊपर ही मच्छर आके अंडे देते हैं और वही मच्छर हमको फिर बाद में परेशान करते हैं। तो उन मच्छरों को ख़त्म करने के लिए गप्पियों का उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये इस तरह से हम पर्यावरण को मजबूत बनाकर और हमारा किचन गार्डन बनाकर ताज़ी सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। छत पर आप बहुत सी चीज़ें लगा सकते हैं। कुछ पौधे टमाटर के लगा दें, कुछ पौधे बैंगन के लगा दें, कुछ पौधे भिंडी के लगा दें, कुछ पौधे ग्वारफली के लगा दें, हरी मिर्ची, धनिया, ये ऐसी चीज़ें, पुदीना, ये ऐसी चीज़ें जो हमें हमेशा काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो ये आप उसमें ऊपर अपने छत पर लगा सकते हैं और उनकी देखभाल करके अच्छे ताज़े फलों की उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही आपका जो किचन वेस्ट है, आपके किचन में से जो पत्तियाँ, जो छिलके वगैरह निकलते हैं, फलों के छिलके निकलते हैं, उसका उपयोग उन क्यारियों में कर सकते हैं, उसका खाद बना सकते हैं और उसका उपयोग कर अच्छी सब्जियाँ, बिना केमिकल के खाद वाली सब्जियाँ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी में आप और भी चीज़ें, क्यारी अगर आपके पास बड़ी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। कुछ गाजर भी लगा सकते हैं, कुछ मूली भी लगा सकते हैं, छोटी रूट वाली चीज़ें लगा सकते हैं, एक आधा छोटा नींबू का पौधा भी लगा सकते हैं ताकि आपको 12 मासी नींबू लग सकता है, वो मिल सकता है। तो ये किचन गार्डन कम टेरेस गार्डन आप ज़रूर बनाएं अगर आपके पास, अगर आप बना रहे हैं तो इसकी बड़ी सुविधा है कि अगर छत पे है तो आप सुरक्षित भी रहेगा। और उसके अलावा आप कई बेलें लगा सकते हैं, जिसमें मैं ये बेलों के और पौधों के बारे में आपको अगले से एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो बेलों के बारे में, पौधों के कॉम्बिनेशन के बारे में
आपके हेल्दी स्वास्थ्य के रक्षक पौधों के बारे में मैं बताऊंगा। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको पौधों से परिचित कराऊंगा और उनकी जानकारी दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।